एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये जो चैप्टर है इसके राइटर है लूसियो रोड्रिगोस और उन्होंने इस चैप्टर में बताया है पोर्चुगीज कल्चर की इन्फ्लुएंस इन गोवा। अब ये क्या है गाइस, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने हमें अपना कॉलोनी बना रखा था, बट जो गोवा था ना गाइस, गोवा पे जो हमारी स्टेट है गोवा पे पोर्चुगीज रूल था। गोवा को पोर्चुगीज ने अपनी कॉलोनी बना रखा था। तो हमारे को तो इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, बट गोवा को और कुछ सालों बाद इंडिपेंडेंस मिलती है। और गोवा को जब पोर्चुगीज़ रूल से एंड मिला तो उसके बाद गोवा में अभी भी पोर्चुगीज़ कल्चर की कुछ इन्फ्लुएंस देखी जाती है। जैसे कि आप खुद सोच लो गाइस, सिंपल है समझने के लिए, ब्रिटिशर्स के कल्चर की कुछ इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ पे भी देखी जाती है। हम कुछ इंग्लिश चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे ड्रेसअप में हम लोग जीन्स टॉप पहनते हैं, हमारा ड्रेसअप नहीं है ये, ठीक है, ये उनके कल्चर की इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। वैसे ही जो गोवा है, गोवा में भी जो है पोर्चुगीज़ कल्चर की कुछ इन्फ्लुएंस रह चुकी हैं। उनमें से एक सबसे फेमस चीज़ क्या है, पोर्चुगीज़ की फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। उसके बारे में ये चैप्टर में हमें ऑथर बताने वाले। सभी चैप्टर का नाम क्या, बेकर फ्रॉम गोवा। अब देखो, जिस समय पे पोर्चुगीज़ लोग रूल करते थे गोवा में, तो वहाँ पे बहुत सारी बेकरियाज हुआ करती थी। वहाँ पे वो लोग ब्रेड खाते थे, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना सब्जी के साथ में, वैसे ही बेकर्स होते थे वहाँ पे। उन लोगों के यहाँ सुबह सुबह घर के बाहर बेकर ब्रेड बेचने आता था। जब पोर्चुगीज़ लोग रूल करते थे गोवा पे, वहाँ पे वो लोग ब्रेड खाते थे, तो स्टेपल डाइट उनकी ब्रेड रहती थी। तो ऑथर हमें आज इस चैप्टर में बताने वाला है कैसे पोर्चुगीज़ के रूल में बेकर आता था। और आज के समय पे भी अगर आप गोवा में जाओगे तो आज के समय में भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने ब्रेड खानी छोड़ दी वाली, पोर्चुगीज़ के बेकर वाली नहीं। आज के समय पे भी गोवा में बहुत सारी बेकरियाज हैं, मिक्सर्स हैं ब्रेड के, मोल्डर्स हैं ब्रेड के, और अभी भी गोवा में लोग वो वाली ब्रेड खाते हैं। अभी भी लोगों में घरों के बाहर गोवा में आज के समय में भी लोगों के घरों के बाहर ना सुबह सुबह बेकर आता है ब्रेड बेचने के लिए, और बेकर को गोवा में पैडर बोला जाता है आज के समय पे भी। तो ये है गोवा के कल्चर पे पोर्चुगीज़ की इन्फ्लुएंस, कि भाई वो लोग तो चले गए, पोर्चुगीज़ के लोग खाते थे ब्रेड, वो लोग तो चले गए, बट जो मेकर्स ऑफ ब्रेड है, जो उन ब्रेड को बनाते थे बेकर, वो अभी भी हैं, अभी भी गोवा में वो ब्रेड खाई जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपने चैप्टर को। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ऑथर सबसे पहले याद करते हैं अपना बचपन। जब वो छोटे थे ना, तो बेकर सुबह सुबह गाइस उनके घर के बाहर ब्रेड बेचने आता था। वो कहते हैं 2 बार आता था बेकर। एक बार सुबह के टाइम आता था, तब उसकी बास्केट पूरी भरी हुई होती थी। एक बार वापसी पे आता था जब खाली हो जाती थी बास्केट। जब सुबह सुबह बेकर आता था ना, तो बेकर के ना एक बास्केट होती थी, साथ में उसका एक बैम्बू होता था, ठीक है। उस बैम्बू को वो ऐसे जो है ज़मीन पर मारते हुए आता था, उसमें से झंग झंग आवाज़ आती थी। तो वो एक कोई म्यूजिकल एंट्री करता है, जैसे हमारे घर के बाहर ना कॉटन कैंडी वाला बेचने वाला आता है तो घंटी बजाते हुए आता है, तो वैसे ही अलग अलग वेंडर्स जब आते हैं तो घंटी बजाते हुए आते हैं ना, वैसे ही ऑथर याद करते हैं कि बेकर म्यूजिकल एंट्री पे आता था। अब ऑथर बताते हैं, मैं छोटा सा था, जैसे ही बेकर आता तो मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम ना सोते सोते सारे बच्चे उठ जाते थे और घर के बाहर जाते थे। अब वो कहते हैं कि हम क्यों जाते थे घर के बाहर, लोव्स ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए, जो सिंपल वाली ब्रेड होती है वो खरीदने के लिए। कहते हैं नहीं नहीं, हमें लोव्स ऑफ ब्रेड से कोई मतलब नहीं था। लोव्स ऑफ ब्रेड तो जो घर की मेड सर्वेंट थी, जिसको उनकी लैंग्वेज में पास्काइन या पास्ताइन बोला जाता, कहते वो तो वो खरीदती थी। हम तो वो जो छोटी छोटी गोल ब्रेड बैंगल्स होती थी ना, उसे खरीदने के लिए भाग भाग के बाहर जाते थे। तो क्या होता था, सुबह सुबह जैसे ही बेकर आया तो सारे बच्चे घर के बाहर मीठी वाली ब्रेड खरीदने जाते थे। बट बेकर पहले उनको ब्रेड नहीं देता था, सबसे पहले बेकर अपनी उसी बैम्बू के ऊपर बास्केट रखता था, और जो मेड सर्वेंट थी उनको गुड मॉर्निंग बोलता था और उनको पहले बास्केट से ब्रेड निकाल के देता था। तो ये एक सीख थी जो बेकर के थ्रू बच्चों को मिलती थी कि सुबह सुबह सभी को रिस्पेक्ट से गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तो बताते हैं कि बेकर पहले ना सबको गुड मॉर्निंग बोलता था और उसके बाद जो है ब्रेड देता था। अब बच्चे जितनी समय में बेकर ना ब्रेड दे रहा होता था सारी मेड सर्वेंट्स को, तो बच्चे बड़े पागल हो जाते थे, अरे अंकल हमें दो, अरे अंकल हमें दो, और उसकी बास्केट में ऐसे झांकते थे, कोई अपनी छत पे से झांक रहा है, कोई ऐसे झांक रहा है। तो बेकर देखो उनको डांट भी लगा देता था। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ डांट लगा देता था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेकर बच्चों का फ्रेंड कंपेनियन गाइड होता था, तो बेकर ना बच्चों को डांट लगा देता। आप सोचो, क्या कोई वेंडर डांट लगा सकता है किसी को? नहीं। बट वहाँ उनके कल्चर में बेकर का इतना हक था, बेकर की इतनी रिस्पेक्ट करी जाती थी कि जब बच्चे इतनी शैतानी करते थे तो बेकर माइल्ड रिव्यू, छोटी सी डांट लगा देता था बच्चों को कि साइड हो, पहले हम बास्ताइन को ब्रेड देंगे फिर बेटा आपको ब्रेड देंगे। तो बच्चे भी बुरा नहीं मानते थे। फिर जब ऑथर को और उनके दोस्तों को ब्रेड मिल जाती थी तो ऑथर कहते हैं हम कोई ब्रश व्रश भी नहीं करते थे, सुबह सुबह का टाइम ऐसे तो ब्रश करना चाहिए ना। वो कहते हैं हम ब्रश नहीं करते थे। कौन भैया, उस समय दातुन के ज़माने थे, वो कह रहे कौन लीफ निकाल के उसको शार्प करके ब्रश करेगा, हम तो चुपचाप जल्दी से ब्रेड लेते थे, ब्रेड खाते थे और गरम गरम चाय पी लेते थे उससे, क्योंकि चाय सारे के सारे जो कुछ भी उनको ऐसा लगता था बचपन में कि चाय पी लेंगे तो सारे जर्म्स वर्म्स अपने आप मर जाएंगे, और वो जल्दी से सुबह सुबह एक्साइटेड होकर ब्रेड खाते थे मीठी वाली। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हिज चाइल्डहुड।
वो याद कर रहे हैं। वो कहते हैं अभी भी मुझे याद आता है कि कैसे जब हम झाँकते थे बेकर की बास्केट में तो हमें एक सुगंध आती थी उस ब्रेड की, तो वो काफ़ी खुश हो गए उन चीज़ों को याद करें। ठीक है, अब बाकी जो है बेकर ने, देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं, हमारे ऑथर ने, सॉरी बेकर ने नहीं, और इम्पॉर्टेंस बताई है ब्रेड की इन द गोवान कल्चर और पोर्चुगीज़ कल्चर की इन्फ्लुएंस। वो कहते हैं कि जो मैरिजेस होती थी हमारे ज़माने में, उस ज़माने में जो मैरिज होती थी, शादी होती थी, वो बेकर की ब्रेड के बिना अधूरी रहती थी, क्योंकि बेकर एक मीठी ब्रेड बनाता था जिसे BOL बोल कहा जाता है, वो शादियों में ज़रूर होती थी। तो शादी में भी बेकर का काम चलता था, बेकर से ब्रेड की ज़रूरत होती थी। इवन जब डॉटर की एंगेजमेंट होती थी, जब लड़की की सगाई होती थी, तो लड़की की माँ जो है हमेशा घर में सैंडविचेस बनाती, तो सैंडविच के लिए ब्रेड चाहिए तो भी बेकर के ब्रेड की ज़रूरत पड़ती थी। और इवन क्रिसमस पे भी केक बनाने के लिए, और जो फेस्टिवल्स होते थे उनमें अलग अलग मिठाइयाँ बनती थी, उनमें से एक भोलेनाज है। तो बेकर का प्रेजेंस उनके कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि शादी हो या फेस्टिवल हो, बेकर की ब्रेड के बिना हर कोई ओकेजन अधूरा रहता था। तो वो कहते हैं हमारे यहाँ ना, हमारे मोहल्लों में बेकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हर मोहल्ले में बेकर का फर्नेस होता था, भट्टी होती थी, वो ब्रेड बनाते थे रोज़ फ्रेश। ठीक है, तो अभी भी जो है गोवा में बहुत सारे बेकर्स प्रेजेंट हैं। तो ये पोर्चुगीज़ कल्चर की इन्फ्लुएंस है गाइस, कि अभी भी वहाँ पे इतने बेकर्स हैं। ठीक है, अब फिर वो बताते हैं कि बेकर के कुछ ड्रेसअप के बारे में। वो कहते हैं बेकर एक काफ़ी अलग सी ड्रेस पहनते थे, पेक्यूलियर ड्रेस, जिसे कबाई बोला जाता था। कबाई कैसा होता था, फोटो में आप देख सकते हो, एक लॉन्ग फ्रॉक जैसी ड्रेस होती थी, जो आप लोग सोचो कि जैसे लॉन्ग फ्रॉक होती है ना नीज तक वाली, वैसी ड्रेस बेकर पहन के आते थे उनके बचपन में। फिर वो कहते हैं अब धीरे धीरे बेकर ने अपने ड्रेसअप में कुछ चेंज कर लिया था। वो क्या चेंज था, पहले तो वो कबाई पहन के आते थे लॉन्ग फ्रॉक, फिर धीरे धीरे बेकर ने शर्ट पहननी शुरू कर दी थी, और उसके साथ वो कैपरीज पहनते थे। कैपरी आपको पता है ना, कैपरी हमारे घुटनों से थोड़ा नीचे होती है बट हमारी एंकल से ऊपर होती है, वही चीज़ उन्होंने बताई। वो कह रहे धीरे धीरे बेकर्स ने कैपरी पहननी शुरू कर दी। और आज के ज़माने में भी वो कहते हैं अगर आज के ज़माने में हमें किसी को, लोगों को देखते हैं ना जो ऐसे कैपरी पहन के घूम रहा होता है, तो हम उसको पैडर कह देते हैं। तो ये पोर्चुगीज़ रूल के ज़माने के ऑथर बात बताई कि कबाई पहन के बेकर आता था, फिर बेकर ने कैपरी पहननी शुरू कर दी वाइट शर्ट के साथ। तो आज के समय पे भी अगर उन लोगों को कुछ लोग ऐसे कपड़े पहने हुए दिखते हैं तो वो उनको पैडर कह देते हैं। तो बेकर को पैडर कहते थे गोवा में, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अब बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हम आ जाते हैं। अब वो ऑथर थोड़ा सा ना बेकिंग के प्रोफेशन के बारे में बताते हैं कि उनका बिजनेस कैसे चलता था। तो वो कहते हैं भाई बेकर ना, सबसे पहली बात बताओ तो बिल, ऐसा नहीं है कि रोज़ अगर मेड सर्वेंट खरीदने गई है तो ऐसे 10 रुपये दे रही है ब्रेड देने के, 20 रुपये दे रही है, नहीं, उनका पूरा मंथली हिसाब चलता था। एक पेंसिल से किचन की दीवार पे हिसाब उनका चलता रहता, जैसे हम दूध वाले का करते तरीके से बेकर का अकाउंट चलता था। अब ये देखो, ये वाले पैराग्राफ में ऑथर ने हमें क्या बताया कि बेकिंग जो प्रोफेशन था उनके ओल्ड डेज में, यानी कि पोर्चुगीज डे में, बेकर्स काफ़ी प्रॉफिट कमा लेते थे, अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे बेकर। उसको 2 रीज़न बताते हैं ये कि क्यों उन्हें लगता था कि बेकर अच्छा पैसा कमाते होंगे। पहला रीज़न वो ये कहते हैं कि बेकर, उनकी फैमिली यहाँ पे काम करते थे, सर्वेंट्स, वो सब बहुत खुश रहते थे। वो कहते थे ऐसा उनको देख के लगता नहीं था कि उन्हें कोई परेशानी है, नहीं, वो अच्छे खासा पैसा कमाते होंगे, वो काफ़ी खुश रखते थे। दूसरा वो क्यों बताते थे कि उनको लगता था कि बेकिंग का प्रोफेशन प्रॉफिटेबल हो। वो कहते थे जितने भी बेकर घर के बाहर ब्रेड बेचने आते थे वो काफ़ी प्लम्प, यानी कि मोटू ताजे से होते थे बेकर्स। तो उनको ऐसा लगता था कि बेकर सारे अमीर होते होंगे, भैया अच्छे खासे खाते पीते घर के। ये हमारे ऑथर का मानना था। अब फिर वो आज के समय में बताते हैं, वो कहते हैं आज के समय में भी अगर हमें कोई मोटा ताज़ा सा इंसान दिखता है ना, जैक फ्रूट लाइक एक्सपीरियंस लिखा है, जैक फ्रूट लाइक फिजिकल एक्सपीरियंस, मतलब जैक फ्रूट मतलब मोटू ताजू सा, अगर उन्हें कोई आज के समय पे भी अपने आसपास में गोवा में दिखता है, वो कहते हैं हम तो उसको भी बेकर से ही कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि जब हमारे बचपन में ऐसे गोलू मोलू से बेकर ही हुआ करते थे। तो 2 तरीकों से वो लोग पुराने लोगों को कंपेयर करते हैं। आज के समय पे अगर कोई कैपरी पहनता है तो ये उसे भी पैडर कह देते हैं, और अगर आज के समय पे इन्हें कोई जैक फ्रूट मोटू ताजू सा दिखता है तो ये उसको भी बेकर कह देते हैं। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल चैप्टर था। ऑथर ने बताया कि भाई अब बेकिंग काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है गोवा में, अभी भी जो है लोज ऑफ ब्रेड पोर्चुगीज़ वाली लोग खाते हैं, फर्नेसेस अभी भी ऑन है, मोल्डर्स मिक्सर्स ऑफ ब्रेड अभी भी हैं। जो बच्चे हैं वो आगे अपने फादर्स का प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर ऑथर अपना बचपन याद करें, कैसे बचपन में जब ब्रेड बेचने बेकर आता था तो वो लोग खुश होकर ब्रेड खाने जाते थे मीठी वाली, और किस तरीके से बेकर का ड्रेसअप होता था, कैसे वो बिल्स कलेक्ट करता था, और उनको लगता है कि बेकिंग एक काफ़ी अच्छा प्रोफेशन था इन देयर सोसाइटी। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं क्लास 10 इंग्लिश ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कूच। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम एक जगह के बारे में जानेंगे यहाँ पे जिसका नाम है कूच। गाइस कूच एक बहुत ही सुंदर जगह है जो साउथ इंडिया में है, कर्नाटका की एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कूच।
बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, अच्छी अच्छी यहाँ पे जो है आप कह सकते हो इतनी ग्रीनरी है, इतनी बारिश होती है यहाँ पे, प्लेजेंट वेदर होता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट। तो आज हम कूर्च के बारे में जानेंगे। कूर्च के लोग जो कूर्च में रहते हैं वो लोग बहुत ब्रेव हैं, और ब्रेव कैसे है और कितना ज़्यादा मतलब कि आपको पता चलेगा देखने के बाद, इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद, दैट दे आर सो ब्रेव एंड दे आर सो ट्रस्टवर्दी दैट हमारी गवर्नमेंट ने उनको जो है ना बिना लाइसेंस के बंदूक फायर आर्म्स अपने पास रखने को अलाउड करा है। तो लेट अस स्टडी अबाउट दिस चैप्टर कूर्च। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ बहुत आप लोगों के लिए कन्वीनियंट नोट्स भी बना दिए। ये नोट्स आपको कम्युनिटी पे भी शेयर कर दूंगी मैं, मिल जाएंगे, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी हर एक चैप्टर की बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीबीएसई की सारी गिवन है। यू कैन गो एंड चेक आउट, इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलो पढ़ते हैं हम अपने चैप्टर को। राइटर का नाम है लोकेश आबरोल। तो कूर्च क्या है? कूर्च गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये पता है क्या है, ये एक ऐसी जगह है जो हेवन से ड्रिफ्ट होकर आ गई है, यानी कि जो हमारा हेवन है ना उसका एक टुकड़ा जैसे कि धरती पे है, ये उस ना सुंदर है हमारा ये कूर्च। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है? बहुत छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटका की, एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द मैंगलोर एंड मसूर। ठीक है, मैसूर और मैंगलोर टाउन के बीच में ये कूर्च जो है सिचुएटेड है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो लोग रहते हैं जैसे मैंने आपको बताई दिया, दे वेरी करेजियस, दे आर वेरी वैलर, दे आर वेरी ब्रेव पीपल। उनके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। जो कूर्च है ना, यहाँ का 30% एरिया रेन फॉरेस्ट से कवर होता है। ये बहुत फेमस है अपने कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए, बहुत सारी कॉफ़ी यहाँ उगाई जाती है, स्पाइसेस यहाँ उगाई जाती है, और बारिश बहुत रहती है गाइस इस जगह में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ बारिश होती रहती है। तो भाई अब हम यहाँ घूमने का हब जाए, किस समय पे घूमने जाना चाहिए? तो घूमने जाने के लिए टूरिस्ट के लिए सबसे सही महीने इस पे होते हैं फ्रॉम यू कैन से दैट कि सबसे सही महीने अगर हमें जाना है तो दैट इज फ्रॉम सेप्टेम्बर कंटिन्यूज टू मार्च। ठीक है, क्योंकि इस समय पे जो बारिश होती है वो थोड़ी मतलब कि ऐसे शावर्स टाइप चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि बड़ा धुआंधार बारिश हो रही है, नहीं, शावर्स, कूल शावर्स हो रहे होते हैं। तो ये समय सबसे अच्छा होता है कूर्च जाने के लिए। उसके अलावा बहुत तेज़ बारिश होती है। ठीक है, वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट रहता है इन महीनों में। अब कूर्च की एक और स्पेशलिटी है, पता है वो क्या है? कि कूर्च में इतनी टी प्लांटेशन कॉफ़ी प्लांटेशन है, स्पाइसेस हैं, कि जब लोग वहाँ घूमते हैं तो उन्हें वो कॉफ़ी की खुशबू आ रही होती है। और यहाँ पे कॉलोनियल ज़माने के बंगलोज भी बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। कॉलोनियलिज्म पता है ना, जब ब्रिटिशर हमारे पे रूल करते थे तो उनके ज़माने के बड़े बड़े बंगलो यहाँ पे बने हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कूर्च। कैसा है? बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जस्ट लाइक हेवन। सिचुएटेड कहाँ पे है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में, कर्नाटका की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। बारिश होती रहती है, 30% एरिया रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस उगाई जाती हैं, कॉफ़ी होती है। और सबसे अच्छा समय कब है घूमने जाने का? यहाँ सितंबर से मार्च में। ठीक है, ये आपको लोकेशन पता चल गई और कुछ सेलियंट फीचर्स। अब हम बात करते हैं पीपल ऑफ कूर्च, ये जो लोग यहाँ रहते हैं। यू नो देयर आर मेनी स्टोरीज एंड आप कह सकते हो बातें चलती हैं कि कूर्च के लोगों के बारे में। दो बातें कही जाती है। पहला ऐसा कहा जाता है कि जो कूर्च में लोग रहते हैं शायद वो अलेक्जेंडर के जो है ना डिसेंडेंट्स है। अलेक्जेंडर पता है ना, सिकंदर। अब क्यों कहा जाता है सिकंदर के डिसेंडेंट्स है? उसके लिए एक रीज़न है। ऐसा बोला जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब यहाँ इंडिया में थी, तो जो इस एरिया में जब अलेक्जेंडर की आर्मी थी, जब वो वापस नहीं जा पाई वो आर्मी, तो वो यहीं पे सेटल हो गए कूर्च में। जो कूर्च के लोकल पीपल्स है वहीं पे उन लोगों की शादी हुई, जो आर्मी के मैन थे, वुमेन थी, और जो लोकल्स हैं उनके साथ उनकी शादी हो गई और फिर वो वहीं पे सेटल हो गए हैं। अब कैसे का प्रूफ क्या है कि हाँ भाई दे आर फ्रॉम द पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी? उसका प्रूफ एक चीज़ से हमें पता चलता है कि जो इन लोगों के राइट्स है, राइट्स क्या गए, जैसे सेरेमनीज होती हैं हमारी, कोई भी रिचुअल सेरेमनी है, जैसे शादी किस तरीके से होती है या फेस्टिवल्स पर किस तरीके से रिचुअल्स किए जाते हैं, इसे राइट्स बोलते हैं। तो जो राइट्स हैं जो कूर्च पीपल जो प्रैक्टिस करते हैं, वो जो हमारा मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर है उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शायद अलेक्जेंडर की आर्मी जब यहाँ नीचे साउथ इंडिया में जो है कूर्च में थी, और जब उनका वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया था, वो वापस नहीं जा पा रहे थे, तो वो लोग यहीं पे सेटल हो जाते हैं एंड दे आर द कूर्जीज। ठीक है, एक और थ्योरी भी है जो ये कहा जाता है कि कूर्च के पीपल कौन है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कूर्च पीपल के डिसेंडेंट्स अरेबिक है। ठीक है, अब अरेबिक होने का रीज़न क्या है? क्योंकि गाइस कूर्च के लोग ना एक ड्रेस पहनते हैं, वो एक यहाँ आप रीड कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। वो एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट होता है, एनसीईआरटी में फोटो भी दे रखी है। एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट होता है और उसके यहाँ पे कमर पे एक एम्ब्रॉयडरी वाली बेल्ट होती है। इस ड्रेस को बोला जाता है कुपिया। ठीक है, ये 1 मार्कर के लिए एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि कूच के लोगों की ड्रेस क्या है, तो इसको कुपिया बोला जाता है। ऐसी ड्रेस कूच के लोग पहनते हैं। अब इसका अरेबिक डिसेंडेंट से क्या मतलब कि कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि भाई अरब में भी और कर्डिश लोग भी ना वहाँ पे एक ड्रेस पहनी जाती है, बिल्कुल इसी टाइप की होती है, वो ऐसी लॉन्ग सी होती है और उस पर जो है एम्ब्रॉयडरी होती है, और उसको बोला जाता है उनके यहाँ पे कुफिया। तो रिजेंपल करना है ना, कुपिया पहनते हैं कूच के लोग, कोदावूस, और कुफिया पहनते थे अरेबिक और कर्डिश लोग। तो ऐसा कहा जाता है शायद ये लोग अरेबिक डिसेंडेंट है। ठीक है, तो 2 हमने पढ़ लिया। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिसेंडेंट्स के ऊपर कि कौन है कूच के लोग। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग जब यहाँ पे वापस नहीं जा पाए, यहीं पे सेटल हो गए, तो दो ज़्यादा कूजीज। और कुछ लोग कहते हैं कि दे हैव अरेबिक डिसेंडेंट, यानी कि इनके एंसेस्टर शायद अरेबिक है, क्योंकि जो ड्रेसअप है कूच के लोगों की वो काफ़ी रिजेंबल करती है कर्डिश लॉन्ग ड्रेस कुफिया से। ठीक है, तो ये उनके लोगों का ड्रेसअप और जो डिसेंडेंट्स के ऊपर बात हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपको कहा था गाइस कि कूच के लोग ना बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कि करेजियस मैन वुमेन यहाँ पे रहते हैं, और इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। अगर लोग वहाँ जाते हैं कूच में तो ये लोग बहुत वेलकम करते हैं कूच में लोगों का, और बहुत मेहमान नवाजी करते हैं अच्छे से, और अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने बेटों की और अपने बच्चों की जो वैलर की कहानियाँ ना, करेज की कहानियाँ वहाँ पे विजिटर्स को वो सुनाते हैं। एक और बहुत बड़ा प्रूफ हमारे पास ये भी है कि ये लोग बहुत करेजियस हैं। जो हमारे आर्मी के फर्स्ट जनरल थे, उनका नाम क्या था? नाम 1 मार्कर है, याद रखना। जो हमारी इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, ठीक है, वो भी एक कूची थे, और उनका नाम क्या था? जनरल कैरियप्पा। ठीक है, तो देखो दिस इज द, आप कह सकते हो कि हाँ हमारे आर्मी के तो पहले जनरली एक कूची थे, तो यू कैन से, आप समझ सकते हो कि दे वर वेरी ब्रेव पीपल। ठीक है, दे आर वेरी ब्रेव पीपल। अब जो कूच का जो रेजिमेंट है, जैसे हमारे इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स होते हैं, तो जो कूच का रेजिमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। अब डेकोरेटेड मतलब समझो, डेकोरेटेड मतलब ऐसा डेकोरेशन मतलब वो नहीं है दैट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नहीं। डेकोरेटेड से मतलब है अवार्ड्स। कूच रेजिमेंट को बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स मिले हैं, एंड दिस इज़ अ प्रूफ दैट दे आर वेरी ब्रेव पीपल, दैट यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं आर्मी रेजिमेंट को दिए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट देयर ब्रेवरी। इवन टुडे ओनली कोदावूस, कोदावूस कौन होते हैं भाई? कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, कूच के लोगों को ही कोदावूस कह दिया जाता है। आज के समय पे इंडिया में सिर्फ कोदावूस ही है जिनको बंदूकें, फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस रखने की इजाज़त है। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कूच की लोकेशन पढ़ी, कैसा है कूच। फिर हमने कूच के लोगों के डिसेंडेंट्स के बारे में पढ़ा कि कहाँ से वो आए हैं। कुछ कहते हैं अलेक्जेंडर आर्मी के, कुछ कहते हैं अरब्स है। दूसरा थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी कि कूच के लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी करते हैं। हमने अपने जनरल के बारे में पढ़ा आर्मी के फर्स्ट, उनका नाम था जनरल कैरियप्पा, और कूच रेजिमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कूच का थोड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखो कूच में ना रिवर कावेरी बहती है, और उसको कूच के फॉरेस्ट और हिल से ही पानी मिलता है। बहुत सारी जो है वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखी जा सकती है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो एक बहुत ही फ्रेश वाटर में रहने वाली फ़िश भी यहाँ पे मिलती है, जिसका नाम क्या है? महासीर। तो ये फ़िश का नाम याद रखना है, ये कूच में मिलती है। अब ये फ़िश जो रिवर वाटर में होती है, तो आप कभी अगर कूच जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे जो किंग फिशर बर्ड होती है वैसे पानी में डाइव मार के इस फिश को जो है हंट करती है। बाकी स्क्विरल्स भी होती हैं यहाँ पे, लंगूर भी होते हैं, और बस ऐसे मज़े से यहाँ घूम रहे होते हैं। कई बार पता है यहाँ पे स्क्विरल और लंगूर क्या करते हैं? वो जैसे फ्रूट आधे खा लेते हैं ना, तो उनको पानी में से फेंकते हैं, पानी में वो रिपल इफेक्ट देखने के लिए। छप छप होगा ना पानी में ऊपर से, अगर आप फेंक दोगे किसी चीज़ को, तो इतनी शैतानी करते हैं यहाँ पे स्क्विरल्स और लंगूर्स, ये सब वहाँ पे देखते हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स भी यहाँ पे होते हैं, और ये वाइल्ड एलिफेंट्स मजे से यहाँ पे नहा रहे होते हैं रिवर कावेरी के वाटर में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूच। अब उसके बाद हमारे को ये भी बता रखा है कि कूच में अगर लेज़ी से लेज़ी भी इंसान जाता है ना, अगर टूरिस्ट गया है, तो वो वहाँ जाके इतने एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ का वेदर इतना अच्छा, और साथ ही के साथ बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कूच में मिल जाती हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैक्स बने हुए हैं वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए। तो बोरिंग लोग भी वहाँ जाके बड़े एक्साइटेड और जो है एडवेंचरस हो जाते हैं। ठीक है, अब
कूर्ज की एक और स्पेशलिटी क्या है कि अगर आपको कूर्ज का पैनोरामिक व्यू लेना हो, जैसे कितनी सुंदर जगह है, तो पैनोरामिक व्यू हमारे फ़ोन में भी पैनो इफेक्ट होता है, आपने देखा होगा कि पूरा ऐसा टोटल जगह का आपको जो है दिखाई दे जाए। तो कूर्ज की एक पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी हिल्स उसे कहते हैं, अगर आप उस पर क्लाइंब करके जाओगे तो आपको कूर्ज पूरा ऐसे दिखाएगा। जैसे आप कभी मसूरी गए हो, मनाली गए हो, तो ऊपर वाले पहाड़ से देखते तो नीचे सारे टिमटिमाती हुई स्ट्रीट्स दिखती हैं और सारी लाइटें दिख रही होती है ना, ऊपर से जो व्यू दिखता है पैनोरामिक व्यू, वैसा ही कूर्ज का पैनोरामिक व्यू दिखता है ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाके, और बहुत ही ब्यूटीफुल वो लगता है। ठीक है, ओके। तो एक और स्पेशलिटी भी है कूर्ज की, वो ये है कि कूर्ज से ना मतलब एक काफ़ी एक लंबा सा रोप ब्रिज जाता है, और वो रोप ब्रिज आपको लेके जाएगा एक आइलैंड के ऊपर। वो आइलैंड है 64 एकड़ का, और उसका नाम, आइलैंड का नाम क्या है, निसर्गधाम आइलैंड। उस आइलैंड पे इंडिया की एक बहुत ही लार्जेस्ट, आप कह सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट रहती है, और उनका नाम क्या है, बायलकुप्पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको मॉन्क्स दिख जाएंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स दिख जाएंगे इन देयर अटायर। उनका अटायर क्या होता है, रेड और ऑचरे, और उनकी जो येलो कलर की रोब्स होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको कूर्ज में दिख सकते हैं कि आप अगर कूर्ज गए हो तो इतनी ब्यूटी है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी है, बट फॉर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ आइलैंड पे जा सकते हो, और वहाँ पे मॉन्क्स हैं। ठीक है, तो आप भी वहाँ जाके मेडिटेशन कर सकते हो, यू कैन एंजॉय द ब्यूटी, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर कूर्ज, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में आपकी बुक में एक एंड में एक बॉक्स दे रखा है, उसमें रास्ता बता रखा है कूर्ज जाने का, आप कैसे रीच कर सकते हो। तो कूर्ज रोड से भी आप पहुँच सकते हो, रेल से भी आप पहुँच सकते हो, और अगर मतलब कि आपको एरोप्लेन से जाना हो तो बेंगलोर, और बेंगलोर में जो नियरेस्ट एयरपोर्ट्स है वहाँ से आप पहुँच सकते हो। अगर रोड बाय रोड आप जा रहे हो तो 250 से 260 किलोमीटर तक का रास्ता है फ्रॉम बैंगलोर। ठीक है, तो भैया ये हो गया हमारा चैप्टर कूर्ज कंप्लीट। इसके जो प्रॉपर नोट्स है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एक बार शॉर्ट रिवीजन भी कर लेते हैं भाई। कूर्ज एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। कूर्ज में बहुत सारे रेन फॉरेस्ट हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन है। कूर्ज के लोग या तो अलेक्जेंडर की आर्मी के डिसेंडेंट्स हैं या फिर अरेबिक है। कूर्ज की पीपल बहुत ज़्यादा ब्रेव है, उन्हें फायर आर्म्स रखना अलाउड है, और इवन हमारी इंडियन आर्मी के फर्स्ट जनरल भी जो थे वो एक कूर्जी थे। उसके बाद हमने कूर्ज की वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे हैं, रिवर कावेरी है। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाके यहाँ से एक प्रॉपर पैनोरामिक व्यू मिलता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट निसर्गधाम आइलैंड, जहाँ पे एक तिबेटियन सेटलमेंट है और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी, एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइज ये। वैसे तो आपकी 10th इंग्लिश की बुक का हर चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, तो मुझे सबके इंट्रोडक्शन में यही कहना पड़ता है। तो इस चैप्टर में क्या होने वाला है, दो दोस्त हैं। ठीक है, एक का नाम है राजवीर, दूसरा है प्रांजल। अब प्रांजल क्या है, प्रांजल के ना पापा एक असम, अपर असम के जो टी प्लांटेशन है उसके मैनेजर है। असम में ही रहता है प्रांजल, असम में ही पला बड़ा है। ठीक है, बट अब प्रांजल और जो राजवीर है दोनों वो दिल्ली में किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और अब उनकी छुट्टियां हो रही हैं, यानी कि दे आर इन अ बोर्डिंग स्कूल। ठीक है, अब उनकी गर्मी की छुट्टियां है, तो प्रांजल ने अपने दोस्त राजवीर को बोला, चल भाई मैं तुझे ना असम घुमा के लाता हूँ। तो अब क्या सिनेरियो चल रहा है हमारे चैप्टर में, दोनों दोस्त। ठीक है, प्रांजल असम का ही है, उसके फादर एक टी एस्टेट के मैनेजर है, बट राजवीर पहली बार असम जा रहा है। तो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है असम, मैं तो आज तक नहीं गई हूँ, बट आई वांट टू गो। मैंने इस चैप्टर में भी पढ़ा है, वैसे भी मैंने सुना इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो कितने स्टूडेंट्स असम के, जरा कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा देना। एंड जो है हम देखेंगे कि राजवीर को कैसा लगता है पहली बार असम जाके, और राजवीर की एक स्पेशलिटी क्या है कि बड़ा अच्छा समझदार बच्चा है ये। अब जब ये असम गया है तो ये ऐसे ही नहीं चला गया, इसने पूरी की पूरी ऐसे नॉलेज गैदर करी है कि अच्छा वहाँ पे टी प्लांटेशन ऐसे होते हैं, टी से रिलेटेड बातें, काफ़ी सारी मिस्ट्री चीज़ें जो है इसने कलेक्ट करी, एंड इट्स इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। इस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि कहीं पर भी अगर हम किसी नई जगह पर विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए, पहले उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें गैदर कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें और इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ को देखने में। ठीक है, तो इसके ऊपर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो अभी स्टार्टिंग में बता दिया। चलो अभी हम जल्दी से चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है चैप्टर में आपको पता है, दोनों ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। तो ट्रेन का सिनेरियो समझा रखा है कि ट्रेन जो है वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है, और वहाँ पे चाय वाले जो है चाय बेच रहे हैं, चाय गरम, और सभी ने पूरे के पूरे उनका जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था सभी ने चाय जो है वो खरीद लिया। ठीक है, राजवीर और प्रांजल भी चाय पीते हैं,
और जैसे ही वो लोग चाय पीते हैं तो प्रांजल को ना राजवीर बताता है, क्योंकि इसको बहुत नॉलेज है, अभी तेरी बातें बताने वाला है ये, ठीक है। तो राजवीर बताता है अपने दोस्त को, प्रांजल तेरे को पता है पूरी दुनिया में ना 80 करोड़ कप टी जो है ना एक दिन पे पी जाती है। अगर पूरे वर्ल्ड का हम पता लगा, मतलब मिक्स करके देखें, तो 80 करोड़ कप ऑफ टी जो है वो कंज्यूम करी जाती है पूरे वर्ल्ड में एक दिन में। ये बात सुन के जो प्रांजल है वो हक्का पक्का हो जाता है, कहते हैं भाई सच्ची में? वो कहता है हाँ। और उसके बाद फिर से ये बात खत्म होने के बाद जो प्रांजल है वो अपनी डिटेक्टिव नॉवल पढ़ना शुरू कर देता है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था पूरे के पूरे बाहर एटमॉस्फेयर में, वो अपनी डिटेक्टिव वाली नॉवल पढ़ रहा था। अब जो राजवीर है वो भी डिटेक्टिव नॉवेल्स का फ़ैन है, बट आज उसे डिटेक्टिव नॉवेल्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बाहर की जो ब्यूटी थी, जो नेचर था, वो उसको ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। वो अपना खिड़की से बाहर देख रहा होता था ट्रेन की, उसको पहले दिखता है कि भाई पैडी फील्ड्स आ रही थी, चावल के खेत आ रहे थे, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे असम की तरफ, चावल के खेत रिप्लेस हो जाते हैं विद द टी गार्डन्स, ठीक है। सुंदर सुंदर टी गार्डन जो है आने शुरू हो जाते हैं, और बहुत ही बड़ा ऐसा पेनोरामिक व्यू दिख रहा होता है कि इतने बड़े बड़े टी के प्लांटेशन हैं, वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ के आगे टी बुशेज हैं, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, टी को प्लग कर रहे हैं, ठीक है, टी की लीव्स को प्लग करके पीछे बास्केट्स में डाल रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो आप, इतना ब्यूटीफुल वहाँ पे पूरा का पूरा नज़ारा था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग सा व्यू उसको अपनी खिड़की में से दिख रहा था। एक टी गार्डन उसको दिखाई देता है, उसमें क्या था, पूरा प्रॉपर उसे ऐसा लग रहा था टी की सी हो, जैसे समुद्र होता है ना ब्लू कलर का पूरा, उसको ऐसा लग रहा था ग्रीन कलर का जैसे समुद्र हो, क्योंकि वो ग्रीन इसलिए लग रहा था क्योंकि वहाँ पे चाय पत्तियाँ थी। वहाँ पे क्या था, डॉल लाइक फिगर्स, उसने यहाँ पे लिखा डॉल लाइक फिगर्स, मतलब दूर से जब वो देख रहा है उन लोगों को जो टी लीव्स प्लग करके पीछे जो है बास्केट में डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको क्या लग रहा था कि वो डॉल लाइक फिगर्स है, और वहाँ पे एक ओल्ड सी बिल्डिंग थी, उसमें से चिमनी में से धुआं निकल रहा था, तो वो एक्चुअली में एक टी गार्डन था। और जैसे ही उस टी गार्डन को जो है प्रांजल देखता है, वो एक राजवीर देखता है, वो एकदम से बोलता है, और टी गार्डन मतलब एक्साइटेड होकर, उसने पहला टी गार्डन अब देखा था, तो बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है। तो प्रांजल भाई साहब वो तो वहीं पे पले बढ़े, उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, तो वो कहते हैं अरे भाई अभी इतनी ज़्यादा टी गार्डन्स आएंगे ना कि तुम पूरी लाइफ टाइम देखते रहना। असम तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्लांटेशन है असम में टी की, ठीक है। तो फिर वो एक अपने दोस्त को ऐसे बोल देता है अरे बहुत सारे आने वाले हैं अभी। तो अब जो है हमारे राजवीर की नॉलेज पता चलनी हमें स्टार्ट होगी। फिर राजवीर कहता है भाई तेरे को पता है कि टी के बारे में ना मैंने इतनी स्टडी करी है, बट आज तक ना किसी को नहीं पता है कि टी जो चाय जो हम पीते हैं वो एक्चुअली में स्टार्ट कब से हुई, कब पीनी शुरू हुई। बहुत सारे लेजेंड्स है इस बारे में, बट ऐसे श्योरिटी कोई नहीं है। तो जैसे ये लेजेंड वर्ड आया ना भाई, प्रांजल का इंटरेस्ट जाग गया कि भैया मैं भी जानूँ क्या लेजेंड है, क्योंकि ये आई हैव सीन दैट वो डिटेक्टिव नॉवल पढ़ा था, तो उससे उसका इंटरेस्ट पता चल रहा है। तो जैसे ऐसी कोई मिस्टीरियस बात जो है पता चली, राजवीर ने बोला भाई टी से रिलेटेड तो बहुत सारे लेजेंड्स हैं कि टी कब से शुरू हुई। तो प्रांजल का अब इंटरेस्ट जागा। प्रांजल कहता हाँ भाई बता कौन कौन से लेजेंड है। तो देयर आर 2 लेजेंड जो राजवीर ने बताया, अब हम वो जानते हैं। पहला लेजेंड जो है वो एक चाइनीज़ लेजेंड है, मैं यहाँ पे मार्क करती रहती हूँ, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, ये मैं अपने कम्युनिटी पे भी जो है पोस्ट कर दूंगी और इंस्टाग्राम पे भी। तो पहला लेजेंड जो है वो एक चाइनीज़ लेजेंड है। इसमें क्या था गाइज कि एक एम्परर था, ठीक है, एम्परर था, एक चाइनीज़ एम्परर था, वो पानी उबाल के पी रहा था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जब वो पानी उबाल के पी रहा था तो गलती से कुछ पत्तियां जो है उसके पानी में गिर जाती है, ठीक है। अब जब उसने वो पानी पिया तो उसे वो पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो वो उससे जो है टी पीनी शुरू हो गई। जो पत्तियां गिरी थी वो कौन सी पत्ती थी, वो टी लीव्स थी। तो ये पहला लेजेंड है। दूसरा लेजेंड एक इंडियन लेजेंड है। इसमें लेजेंड के हिसाब से क्या है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनका नाम क्या था, बोधि धर्मा। अब उन्होंने क्या करा, वो मेडिटेशन करते थे तो उस समय उन्हें नींद ना आए, तो एक दिन उन्होंने क्या करा, अपनी जो आई ये होती है ना पलके जो होती है हमारी, ठीक है, आई लैशेस, उन्होंने अपनी पलके कट कर दी अपनी, ठीक है। और उन पलकों से क्या हुआ गाइस, 10 पौधे लिख ले, ठीक है। उन्होंने अपनी आईलिड्स जो है वो प्लग कर दी सो दैट उन नींद ना आए मेडिटेशन करते हुए, और उनकी उन आई लैशेस से 10 पौधे निकले, ठीक है, 10 पौधे निकले। और उन पौधों की पत्तियों को अगर आप पानी में उबाल के पियोगे तो वो बैनिश करते हैं स्लीप को, कि अगर आप वो पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ये एक इंडियन लेजेंड है, ठीक है। तो तभी तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर पढ़ते पढ़ते नींद आ गई हो तो चाय पी लो, क्योंकि देखो इससे रिलेटेड तो इतना बढ़िया हमारा लेजेंड भी है कि भाई हमारी बुद्धिस्ट मॉन्क थी बोधि धर्मा जी, वो मेडिटेशन करते हुए उनको नींद आती थी तो उन्होंने अपनी पलके जो है वो काट दी, और उन पलकों से उनके 10 चाय पत्ती के पौधे निकले, और उन पत्तियों को अगर पानी में उबाल के पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये 2 लेजेंड्स थे। ये दोनों सुनकर भाई हमारा जो ये
प्रांजल था जो अभी आसाम का ही रहने वाला था, टी गार्डन्स में ही पला बड़ा है, उस तक कोई बात नहीं पता थी, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। अभी राजवीर की नॉलेज खत्म नहीं हुई है, अभी और भी बातें राजवीर बताता है टी के बारे में। वो अपने दोस्त को बताता है कि तुम्हें पता है कि ये जो वर्ड है जैसे चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ ओरिजिन है, ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स है ये चाइनीज़ ओरिजिन है, और चाइना में कहा जाता है कि सबसे पहले चाइना में ही चाय जो है वो पी जाती थी, ठीक है। फिर यूरोप तक उसके बाद गए, पहले चाइना में पी जाती थी चाय, फिर यूरोप तक गई, और यूरोप में 16th सेंचुरी तक चाय को ना मेडिसिन की तरह पिया जाता था, बेवरेज की तरह नहीं। बेवरेज पता है ना आपको, जैसे हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, इनको बेवरेज कहा जाता है, टी कॉफ़ी ने बेवरेज कहा जाता है। बट यूरोप में क्या था, 16वीं सदी तक यूरोप में मेडिसिन की तरह टी को पिया जाता है, कि अगर कोई बीमार है तो उसको टी पीने को कहा जाता था। और उसके बाद काफ़ी समय बाद शुरू होगा कि यहाँ पे टी को भी बेवरेज की तरह पीने जाने लगा, ठीक है। तो ये कुछ लेजेंड्स थे रिलेटेड टू टी। अब वो इतनी बातें कर ही रहे थे कि इनकी जो ट्रेन थी वो पहुँच गई थी मारियाना जंक्शन पे, जहाँ पे उनके मम्मी पापा, किसके मम्मी पापा आए होंगे, प्रांजल के आए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि प्रांजल ही तो आसाम का था, राजवीर तो घूमने आया था। तो प्रांजल के पापा मम्मी दोनों उनको रिसीव करने आ जाते हैं, दोनों उतरते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, और अब वो लोग जा रहे थे प्रांजल के घर, प्रांजल के टी प्लांटेशन पे, जहाँ पे उसके फादर मैनेजर थे, और उसका नाम क्या था, देखी बड़ी टी एस्टेट। नाम याद रखना, देखी बड़ी टी एस्टेट। अब जैसे ही वो जा रहे थे 1 घंटा लग जाता रास्ते में उनको जाते जाते, फिर उनका टी एस्टेट आने वाला था। जैसे उनका टी एस्टेट आता है तो वो एक टर्न लेते हैं, और उस टर्न के बाद क्या हो जाता है, बीच में एक ऐसी ना पत्थर की रोड होती है, और दोनों तरफ इतने सारे ना टी गार्डन्स होते हैं, क्योंकि वो उस प्लांटेशन में एंटर कर गए थे, ठीक है। तो वो पत्थर की रोड पे वो लोग चल के जा रहे होते हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, इधर भी टी प्लांटेशन, इधर भी टी प्लांटेशन। अब भी जब राजवीर देखता है उसे बहुत सुंदर दिखाई देती है पूरी वो जगह, बहुत सारे टी प्लकर्स, उन्होंने बैम्बू बास्केट लगा रखी थी पीछे, प्लास्टिक एप्रन्स पहन रखे थे, और वो छोटी छोटी लीव्स को प्लग करके जो है बास्केट में फेंक रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल उसे वो नज़ारा लग रहा होता है। और अब जब जैसे ही वो वहाँ पहुँचने वाले होते हैं तो पता है क्या होता है, एक ट्रैक्टर निकल के जाता है उनके पास से। तो प्रांजल के पापा गाड़ी को साइड में कर लेते हैं, ट्रैक्टर को निकल के जाने देते हैं, और उस ट्रैक्टर में बहुत सारी टी लीव्स थी। तो उसको देखकर राजवीर बोलता है उसके पापा को, किसके, प्रांजल के पापा को, कि अंकल का नाम क्या था, मिस्टर बरुआ है, ठीक है। अब हमारा राजवीर भाई साहब जो है उसके पापा से पूछते हैं, प्रांजल के पापा से, कि अंकल ये अभी स्प्राउटिंग सीजन चल रहा है ना, जो ऑलमोस्ट मई से जुलाई तक चलता है, और इस सीज़न की जो चाय पत्ती होती है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय पत्ती जो है वो भेजती है। तो अंकल बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। अंकल कहते हैं, हाँ बेटा आपने तो बड़ा अच्छा होमवर्क करा है कि हाँ अभी स्प्राउटिंग सीजन चल रहा है, मई से जुलाई तक ये चलता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट टी लीव जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस करता है। तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसको कहते हैं, बेटा आपने अच्छे से होमवर्क करा है। और फिर राजवीर रिप्लाई करता है कि सर अभी तो मुझे और भी कुछ सीखना है, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो अभी और भी मैं नॉलेज जो है वो गैदर करके जाऊँगा। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर था। दोनों दोस्त जा रहे थे, कहाँ पे, असम जा रहे थे। प्रांजल का तो घर पहले से ही असम में था, बट उसको टी से रिलेटेड देखो इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी राजवीर को थी, जो आज तक असम कभी गया भी नहीं है। उसने ये सब बातें पता लगाई थी वहाँ जाने से पहले। क्या क्या बातें पता लगाई उसने, सबसे पहले 80 करोड़ का टी रोज़ पिए जाते हैं। फिर उसने लेजेंड्स बताए, एक चाइनीज़ लेजेंड बताया और एक इंडियन लेजेंड बताया। उसके बाद उसने बताया कि यूरोप में जो है 16th सेंचुरी तक दवाई की तरह चाय को पिया जाता था, और ये चाय चीनी वर्ड चाइनीज़ ओरिजिन है, और कहा जाता है कि सबसे पहले चाय चाइना में पी जाती थी। फिर वो लोग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं मारियाना जंक्शन, जहाँ पे उनके मम्मी पापा उन्हें लेने आते हैं। फिर वो देखी बड़ी टी एस्टेट जाते हैं, और वहाँ पे मिस्टर बरुआ को भी इम्प्रेस कर देता है राजवीर अपनी नॉलेज से, जब वो बताता है कि सर अभी स्प्राउटिंग सीजन चल रहा है, मई से जुलाई तक ये चलेगा, और ये सबसे बेहतरीन टी पूरे वर्ल्ड में जो है वो प्रोड्यूस करेगा पूरे वर्ल्ड के लिए। यहाँ पे चैप्टर एंड। तो मैं चलती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने क्लास में इंग्लिश के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, और अगर आपको गाइस नोट्स चाहिए, ऐसा मतलब कि ये सिंपल से नोट्स कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है, विद इन अ मिनट 5 मिनट्स में आपका रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, ऐसे 1 पेजेस 2 पेजेस नोट्स चाहिए, तो आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन को चेक कर लो जाके, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे नोट्स अपलोड करती हूँ। बहुत सारे बच्चे इंस्टा यूज़ नहीं करते, तो आप कम्युनिटी पे चेक कर लो। जो इंस्टा यूज़ करते हैं तो वो जो है इंस्टाग्राम से जाके पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हो, सारी फोटोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। समरी भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग इज देयर। तो आप जाके सारी मटेरियल बहुत सारा आप जाके चेक कर लो, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।